अगर मैं ग्लास में रखी हुई इस पेंसिल को देखूं तो ये पेंसिल मुझे टेढ़ी क्यों दिखाई दे रही है? क्या ये पेंसिल वाकई में मुड़ गई है या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? तो चलो बच्चों, आज मैं आपको इसके पीछे का कारण एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आप क्लास 10 में पढ़ते हो और आपने कुछ ऐसे फिनोमिना देखे होंगे अपने आसपास कि भाई एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, उसकी डेप्थ कुछ और है बट हमें वो दिखाई कुछ और देता है, हमें वो कम डेप्थ पे दिखाई देता है। अगर एक बकेट है, उसमें अगर हम कोई सिक्का डाल दें तो सिक्का अपनी रियल डेप्थ से कुछ ऊपर ही दिखाई देता है। ठीक है, ये रेनबो कैसे फॉर्म हो रहा है? प्रिज्म से लाइट पास होकर के अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जा रही है। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है और इन सारी चीजों के पीछे एक ही कारण है और वो कारण है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट चैप्टर मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हमने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से पढ़ा, हमने मिरर्स के बारे में पढ़ा, हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा और अब हमारा प्यारा सा आधा चैप्टर नेक्स्ट शुरू हो गया है और प्यारे प्यारे फिनोमिना जो इस टॉपिक पर बेस्ड हैं उनको समझने का हमें एक मौका मिला है इस चैप्टर के थ्रू, तो क्यों ना उन्हें समझें। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आज के बाद अगर आप किसी भी वाटर टैंक में कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि लेंथ में है उसको अगर रखोगे तो वो आपको मुड़ा हुआ लगेगा। इसके पीछे की एक साइंस क्या कहती है कि जब भी लाइट की जो रेज होती हैं वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती हैं तो वो बेंड हो जाती हैं और इस बेंडिंग के फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बच्चों, मीडियम बहुत टाइप के होते हैं। मीडियम डिपेंड करते हैं पार्टिकल्स के नंबर पर। जैसे देखो, अगर मैं आपको 3 कॉमन मीडियम बताऊं तो देखो हमारे पास जो 3 कॉमन मीडियम है वो मीडियम कौन कौन से हैं? वो है हमारे पास एयर, वाटर एंड ग्लास। देखो, ये मैं सिर्फ आपको 3 मीडियम के एग्जाम्पल दे रही हूं और मैं इन्हीं मीडियम के बेसिस पर आपको ये समझाना चाहती हूं कि आप मीडियम में डिफरेंशिएट किस तरीके से करोगे। आपने कभी फील किया है कि ये जो हमारे आसपास का जो मीडियम है ये एयर है? क्या कभी आपने एयर को फील किया है? ऑब्वियसली फील ही किया है, देखा तो नहीं है। तो एयर कभी आप, जैसे आंधी चल रही है, तूफान आ रहा है, आपको इधर गिरा रहा है उधर गिरा रहा है, तो उस वक्त क्या हो रहा है, आप एयर को फील कर सकते हो। और नॉर्मली ऑल द टाइम, जैसे मैं अभी खड़ी हूं, मैं कंफर्टेबली खड़ी हूं क्योंकि एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो फार फार होते हैं, दूर दूर होते हैं, उनके बीच नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो दूर दूर होने के कारण हम क्या कह सकते हैं कि उनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। बट कभी जब वो एक साथ हमारे पास आ जाते हैं, आंधी तूफान, तब मैंने बताया ना, तो हम फील कर पाते हैं, है ना, क्योंकि उस वक्त उनकी डेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो डेंसिटी इज नेवर फिक्स्ड ऑफ अ पर्टिकुलर मीडियम, बट यस, जनरल वे में वी कैन से कि एयर में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर वेरी फार टू ईच अदर, सो एयर की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। वाटर के पार्टिकल एयर के कंपैरिजन में थोड़ा पास पास होते हैं, तो वाटर की डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। और ग्लास के पार्टिकल्स बिल्कुल भी हिलडुल नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते, तो वाटर की डेंसिटी इन दोनों की डेंसिटी से क्या होती है, ज्यादा होती है। समझे? अगर आप इन 2 मीडियम में कंपेयर करो और इन 2 मीडियम में कंपेयर करो तो ये इससे लेस डेंसर है और ये इससे लेस डेंसर है। अब ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी हमने क्या किया है, मीडियम को 2 टाइप की कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक रेयरर मीडियम और दूसरा डेंसर मीडियम। इतना क्लियर हुआ? तो रेयरर मीडियम क्या होता है, एक ऐसा मीडियम जिसमें डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, पार्टिकल्स क्या होते हैं, फार फार होते हैं। मतलब लाइक सी, हम रिफ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें कोई 2 मीडियम्स को कंपेयर जरूर करना है क्योंकि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करने वाली है। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको क्लियर हुई? तो रेयरर मीडियम क्या हुआ, जिसकी डेंसिटी, जिन 2 मीडियम की डेंसिटी अगर कम है, ठीक है, एक दूसरे से, तो उन दोनों मीडियम में एक रेयरर मीडियम हो जाएगा
और दूसरा क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या कि अब मैं आपको एक डायग्राम बताती हूँ। देखो, मैंने माना ये कोई सरफेस है, ठीक है, और मैं दो डायग्राम बनाऊंगी, इसलिए मैं दो सरफेस बना रही हूं, और ये सरफेस है, ठीक है। मैंने माना कि ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। इन द सेम मैनर ये मीडियम 1 है और ये मीडियम क्या है, 2 है। ये हमारा जो सरफेस है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये दो मीडियम को क्या कर रहा है, सेपरेट कर। माना कि पहला जो मीडियम है वो रेयरर मीडियम है और जो दूसरा मीडियम है वो क्या है, डेंसर मीडियम है बच्चों। और मैं यहाँ पर उसका अपोजिट मान रही हूँ, मैं इसको डेंसर मीडियम मान रही हूँ और इसको क्या मान रही हूँ, रेयरर मीडियम मान रही हूँ। ठीक है, तो होगा क्या कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट किसी भी मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो कुछ चीजें देखने के लिए मिलती हैं। जैसे अगर ये हमारी इंसिडेंट रे है तो जिस पॉइंट पर ये टकराएगी वहां पर हमें एक नॉर्मल बनाना होगा। नॉर्मल आप लोगों ने सीखा है पहले ही, ये हमारा नॉर्मल हो गया। नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो जिस पॉइंट पे लाइट गिरती है उसी पॉइंट से हम नॉर्मल बनाते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, ये मीडियम रेयरर है और ये मीडियम क्या है, डेंसर है। तो जब कोई भी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, और अगर कोई भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है तो वो नॉर्मल से अवे हो जाती है, नॉर्मल से दूर हो जाती है। ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है, हमें ये दो बातें ध्यान रखनी है। तो ये वाला जो एंगल है इसे हम एंगल आई कहेंगे, ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। ये हमारी इंसिडेंट रे है, देखो ये सब पढ़ा है हमने, और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ठीक है। और ये जो एंगल है ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। ये डायरेक्शन हमें जरूर शो करनी है, ठीक है। यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन गई, कैसे शो हो गई, चलो ये जो हमारी रे है ये ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है। अब देखो इन दोनों केस में देखो, जब ये रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में गई तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट था वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से क्या था, बड़ा था। और जब ये रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में गई तो एंगल ऑफ आई छोटा हो गया है एंगल ऑफ आर से, समझे। और बच्चों एक थर्ड केस ये है कि जब भी ये रे ऑफ लाइट, लाइक इफ इट इज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये मैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस मानूं, और अगर मैं ये मानूं कि रिफ्रैक्टेड रे भी यही है और नॉर्मल भी यही है, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे नहीं बोलेंगे, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। अगर इंसिडेंट रे भी वही है और नॉर्मल भी वही है तो यहाँ पर एंगल आई क्या होगा, जीरो होगा। जब एंगल आई जीरो होगा तो ये जो रे है ना ये बिना मुड़े ऐसे ही चले जाएगी दूसरे मीडियम में, तो एंगल आर भी क्या होगा, जीरो होगा। ये केस नंबर 3 है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो वो नॉर्मल से अवे हो जाती है, ठीक है। और जब भी कोई रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली फॉल करती है किसी भी सरफेस पर तो वो कहीं भी नहीं हिलती डुलती, वो वैसे ही चले जाती है, ठीक है। अब ऐसा हो क्यों रहा है कि ये रे कभी इधर मुड़ जा रही है कभी उधर मुड़ जा रही है, इसके पीछे का एक कारण है, वो ये है कि भाई जो लाइट है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से बनी होती है। आपने न्यूटन की डिस्क वाला एक्सपेरिमेंट किया है, आपने विब्ग्योर पढ़ा है, तो लाइट के ना बहुत कंपोनेंट्स होते हैं और लाइट की स्पीड जो होती है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है रिफ्रैक्शन अकर्स बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। तो जो लाइट की स्पीड होती है वो घटती और बढ़ती रहती है मीडियम्स के हिसाब से, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। आप फॉर्मूला पढ़ा होगा V = C/N।
देखो अगर नहीं भी पढ़ा है तो ये फॉर्मूला याद करो। यहाँ पर v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, और n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। मतलब क्या है कि देखो बच्चों, यहाँ पर जो v है मतलब स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में है, वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। c तो हमारा कांस्टेंट ही रहता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उस मीडियम में वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। लाइट की जो वेलोसिटी होगी उस मीडियम में ज्यादा होगी। और अगर किसी भी मीडियम का, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ये कम होगी, और कम है तो ये क्या होगी, ज्यादा होगी। इसीलिए अगर कोई भी रे ऑफ लाइट एयर टू वाटर अगर जा रही है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वहां पर उसकी स्पीड क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है। अगर वाटर टू एयर जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा और इसकी स्पीड क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। तो डिफरेंट मीडियम हैज डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज। When light enters a new medium, its speed changes. Due to this change in speed, the light ray changes its direction. ठीक है, एंड हमें क्या याद रखना है कि हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है बच्चों, v = n लैम्डा। ये आपने शायद एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा। तो 3 कंपोनेंट्स है इस फॉर्मूले के, स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। ठीक है, तो जब भी रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, चेंज हो जाती है, और उसकी वेवलेंथ क्या होती है, चेंज हो जाती है। लेकिन बच्चों जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी, जो स्पीड की फ्रीक्वेंसी, जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या सेम रहता है, वेलोसिटी, सॉरी फ्रीक्वेंसी, क्या चेंज होता है, क्या चेंज होता है, वेलोसिटी और वेवलेंथ। तो इस पर न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। ये जो 2 फॉर्मूले हैं ये आप लोग इनको लिख लो अपनी कॉपी में, याद कर लो। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है, व्हाई डज इट बेंड्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, 10th में भी बेसिक है, जब 12th में जाओगे तब भी आप दोबारा से पढ़ोगे। तो अच्छा है, अब इसे पढ़ो, रिवाइज करो और कॉन्सेप्ट्स को लिखते रहो, सीखते रहो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ तो कमेंट कर दो, बता दो। और अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि लॉस क्या होते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, स्नेल्स लॉ क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम उसका एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक में, बट मैं एक वीडियो को बहुत लेंथी नहीं बनाऊंगी क्योंकि अगर मैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अभी पढ़ाने लगूंगी तो फिर मैं स्नेल्स लॉ भी पढ़ाऊंगी, फिर मुझे कंपैरिजन पे भी जाना पड़ेगा। तो मैंने चैप्टर को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बांटा है, टुकड़ों में बांटा है, ताकि आपको बोरियत भी ना हो और आप अपनी सहूलियत के हिसाब से एक वीडियो को कंप्लीट करो। ठीक है, तो कमेंट करके बताना ये समझ में आया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।